प्रश्न है आहार के विविध पाचक अंगों द्वारा स्रावित एंजाइम के नाम और कार्य। आहार के विविध पाचक अंगों द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। पहला जो पाचक अंग हो वो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, उसके क्या काम होते हैं। तो लार ग्रंथि की बात चली थी कि लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, इसका नाम होता है टाइलिन। बात आई थी वो टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है। तो लार ग्रंथि बनती है, ग्रंथि मुख में पाई जाती है, ये बात हुई थी कि मुख में पाई जाती है और जब भोजन है वो इन लार ग्रंथि से टकराता है तो इनसे रस स्रावित होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन टाइलिन तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा, टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है जिसका मुख्य कार्य होता है टाइलिन का। टाइलिन एंजाइम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, माल्टोज को स्टार्च में बदलना। तो माल्टोज होता है, माल्टोज को स्टार्च में बदलना, स्टार्च में बदलना। माल्टोज को स्टार्च में बदलना ये इसका मुख्य कार्य था। उसमें बात हुई थी जो लार ग्रंथि तो भी लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है और जैसे लार ग्रंथि से भोजन को मुख इधर तो घुमाती है तो भोजन वो लार ग्रंथि से टकराता है और जैसे भोजन लार ग्रंथि से टकराता है उसी में लार ग्रंथि से इसका नाम होता है टाइलिन और वो टाइलिन का माल्टोज को स्टार्च में परिवर्तित करता है। इसका मतलब ये है कि मुख में, और ये बात हुई थी कि भोजन का आंशिक जो पाचन मुख में शुरू हो जाता है क्योंकि जो माल्टोज होता है भोजन में उसको टाइलिन एंजाइम स्टार्च में बदल देता है। तो एक प्रश्न यहाँ पे टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बताइए माल्टोज को स्टार्च में बदलना। ये तो इसका मुख्य कार्य हो गया कि टाइलिन एंजाइम का लार ग्रंथि वाले को नहीं होता। सीधा सा प्रश्न ये कहता है कि टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो बता देंगे माल्टोज को स्टार्च में बदलना ये मुख्य कार्य होता है। और यही कारण होता है कि मुख में भोजन को जितनी देर तक चबाया जाता है, मुख में भोजन को जितनी देर तक चबाया जाता है उतना ही भोजन में स्वाद पैदा, मिठास पैदा होता है। और एक प्रश्न यहाँ पे मिलेगा कि रोटी को जितनी ज्यादा देर तक मुख में चबाया जाता है उतनी वो स्वादिष्ट क्यों लगती है, क्योंकि जितनी देर तक चबाएंगे उतना ही इसमें जो माल्टोज होता है वो स्टार्च में जाता है। स्टार्च का स्वाद मीठा होता है, जैसे मिठास पैदा होगा। दूसरी जो ग्रंथि होगी आपकी, दूसरी जो ग्रंथि है वो ग्रंथि होगी आपकी आमाशय। आमाशय जिसे जठरस निकलता बात हुई थी उसमें भी जब आमाशय की बात की गई थी जठर रस। आमाशय से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, ये आमाशय में पाया जाता है। जठर रस कहाँ पाया जाता है, बात हुई आमाशय की आंतरिक दीवारों पर एक ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे रस निकलता है, इसको जठर रस बोलते हैं। जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जब पाचन क्रिया का वर्णन होता है आमाशय उसमें भी बात आई थी। ये आमाशय पाया जाता है, इसके द्वारा निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं। एक होता है पेप्सिन, उसे एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, एक तो पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है इसके द्वारा। उस पेप्सिन एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। तो जठर से तो पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। प्रश्न दोनों तरह से आता है कि पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य, पहले यहाँ पर जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, फिर उन एंजाइम का पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाले एंजाइम का नाम लिखिए तो बताइए हम क्या, पेप्सिन। दूसरा जो एंजाइम स्रावित होता है वो होता है रेनिन। रेनिन जठर से दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है रेनिन। तो एक तो पेप्सिन और दूसरा
रेजिन पेप्सिन का मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड बदलना, और रेजिन का मुख्य कार्य होता है क्या? रेजिन का मुख्य कार्य होता है जो केसिन को पैरा केसिन में बदलता है। इसका मुख्य कार्य होता है केसिन को पैरा केसिन में बदलना, पैरा केसिन में बदलना। ये रेजिन का मुख्य कार्य होता है। केसिन को पैरा केसिन में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? रेजिन होता है। तो जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक रेजिन होता है। पेप्सिन का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, और रेजिन का मुख्य कार्य होता है केसिन को पैरा केसिन में बदलना। यह अमाशय के द्वारा होता है। तीसरा जो पाचन अंग होगा वो होगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय होगा तीसरा पाचन होगा अग्नाशय। अग्नाशय ये तीसरा होगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलते हैं? अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होंगे और इन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होगा? अग्नाशय है वो छोटी आंत में पाया जाता है। पाचन तंत्र का जो वर्णन था, पाचन तंत्र का जब वर्णन था तो इस तरह से आते आते ये अग्नाशय की छोटी आंत यहाँ पर ये था, इस तरह की संरचना थी। इसका नाम होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय वो छोटी आंत में पाया जाता है। इसके द्वारा निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से अग्नाशय वो छोटी आंत के पास में पाया जाता है और कौन कौन से एंजाइम्स के द्वारा स्रावित होंगे और इन एंजाइम का क्या क्या कार्य होगा? इनके द्वारा जो पहला एंजाइम स्रावित होता है वो होता है इमिलेज। जब पाचन क्रिया का हुआ था उसमें भी ये नाम आया था एमिलेज। एमिलेज एंजाइम स्रावित होता है, और ये एमिलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसको बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये तो होता है एमिलेज एंजाइम का मुख्य कार्य जो अग्नाशय से स्रावित होता है, और मेन काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। वो पहले वाला माल्टोज को स्टार्च माल्टोज को स्टार्च में बदलता है, और ये स्टार्च को वापस किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। दूसरा जो एंजाइम स्रावित होता है इसके द्वारा, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। दूसरा जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। प्रोटीन को भोजन में जो प्रोटीन होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम। जब आमाशय के पाचन क्रिया का वर्णन हुआ था उस समय भी ये बात आई हुई है। ट्रिप्सिन एंजाइम वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। और तीसरा जो एंजाइम होगा वो आपका एंजाइम होगा ट्रिप्सिन को पेप्टाइड में। तीसरा एंजाइम है वो काइमोट्रिप्सिन। तीसरा जो एंजाइम होगा वो होगा कौन सा? काइमोट्रिप्सिन। तीसरा जो एंजाइम होगा वो होगा काइमोट्रिप्सिन, और इसका मुख्य कार्य होगा काइमोट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ये भी किसको बदलेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा। ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। अगला जो एंजाइम होगा वो होगा आपका कार्बोक्सीपेप्टाइड। जो होता है वो कार्बोक्सीपेप्टाइड। ये कार्बोक्सीपेप्टाइड जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टाइड व एमिनो अम्ल में बदल देता है। ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड व एमिनो अम्ल में बदलता है। एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इसका काम यही होता है। जो पांचवा जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा, पांचवा एंजाइम का नाम होगा आपका क्या? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम
उस लाइपेज एंजाइम का जो मुख्य काम होता है वो वसा को वसीय अम्ल में बदलना होता है। वसा को वसीय अम्ल में बदलना होता है। वसा को वसीय अम्ल में बदलना होता है। ये सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो अग्नाश के द्वारा स्रावित होते हैं। इमिलेज एंजाइम तीन मुख्य एंजाइम होते हैं, इमिलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ये तीन मुख्य एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। और ये जो इमिलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, और लाइपेज होता है वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलेज होता है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और कार्बोक्सोपेप्टाइड एंजाइम होता है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्योंकि भोजन में क्या क्या होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या फिर वसा होगा, या विटामिन, जल और खनिज, और ये सब भोजन होता है। तो इसमें देखो ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा, ये प्रोटीन का पतन कर देगा, और ये वसा का पतन कर देगा। तो मैं जो भोजन के अवयव होते हैं उनका ये एंजाइम का पाचन कर देंगे। तो यहाँ पर पर्सन सिर्फ इनमें से निकलता है, एक नंबर वाला कितना मुख्य काम है। इमिलेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, या फिर कभी भी उल्टा बताता है कि वसा को वसीय अम्ल में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताइए, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताइए, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, स्टार्च का पाचन इमिलेज करता है, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। इसके बाद में आगे बात होता है आपका आंत्रिय रस। आंत्रिय रस में भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आंत्रिय रस, आंत का जो आंतरिक जो रस होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरिक रस, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इनमें में क्या क्या काम होता है। ये भी छोटी आंत में पाया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न एंजाइम स्रावित होते हैं। एक होता है माल्टोज, पहला जो एंजाइम होगा वो होगा माल्टोज। माल्टोज जो एंजाइम है इसका जो मेन काम होता है भोजन के पाचन में, वो क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है कौन, माल्टोज एंजाइम आंतरिक रस के द्वारा स्रावित होता है। या आंतरिक रस में ये एंजाइम पाया जाता है और इसका मुख्य काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है लैक्टेस। लैक्टेस एंजाइम, ये लैक्टेस एंजाइम क्या काम करता है, क्या काम होता है भोजन के पाचन में। लैक्टेस एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ये तीसरा जो एंजाइम होगा अंतरिक्ष में, वो तीसरा एंजाइम होगा आपका कौन सा, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा एंजाइम होगा सुक्रेस। सुक्रेस एंजाइम ये क्या करता है, सुक्रेस एंजाइम है ये सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज को भोजन में जो सुक्रोज की मात्रा होती है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना, ये काम होता है सुक्रेस का। और चौथा जो एंजाइम होता है आपका, चौथा जो एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज इसके भी दोनों मिश्रित होते हैं। लाइपेज, ये लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज का जो काम होता है वो वही काम वसा को वसीय अम्ल में बदलना, वसा को वसीय अम्ल में बदलना, वसा को वसीय अम्ल में बदलना। और पांचवा जो एंजाइम होगा वसा को वसीय अम्ल में बदलना, और पांचवा जो होगा वो होगा कौन सा, न्यूक्लिएज। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, न्यूक्लिएज एंजाइम का मुख्य कार्य होता है क्या, न्यूक्लिक
अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलना। ये जो एंजाइम होते हैं न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल में बदलना, तो मुख्य एंजाइम ये नंबर 1 माल्टोज, जहां से फर्स्ट निकलता है बोर्ड में लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। ये एंजाइम सारे आंतरिक में पाए जाते हैं। माल्टोज का मुख्य कार्य होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, और लैक्टेज का मुख्य कार्य होता है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना, सुक्रेज का मुख्य कार्य होता है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना, और लाइपेज का मुख्य कार्य होता है वसा को वसीय में बदलना। इसके बाद जो अगला एंजाइम पाचक होगा वो होगा यकृत। यकृत से कौन सा एंजाइम स्रावित होते हैं और ये क्या क्या काम होते हैं? तो यकृत जो है ये भी छोटे आदमी में जाता है। इसके द्वारा एक एंजाइम पीत लवण स्रावित होता है। पीत रस निकलता है ना, तो पीत लवण स्रावित होता है। पीत लवण स्रावित होता है जो कि वसा को वसीय लवण क्या काम करता है? वसा को वसीय लवण, वसा को वसीय लवण या फिर वसा गोलिका में बदल देता है। वसा को वसीय लवण या वसीय गोलिका में बदल देता है। ये इसका मुख्य काम होता है। यानी यकृत के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको बोलते हैं पीत लवण, और पीत लवण का तो मुख्य काम होता है वसा को वसीय लवण में बदलना। वसा को वसीय लवण में बदल देता है कौन? पीत लवण। तो ये तो मुख्य एंजाइम थे। यहाँ से बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न निकलता है इन सारे एंजाइम से। एंजाइम का नाम दे देता है, उनका कार्य दे देता है, या फिर आगे एंजाइम का कार्य देकर उसका नाम पूछा जाता है। इसके बाद ही बात करेंगे आगे अपन श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले श्वसन तंत्र की परिभाषा पढ़िए अपन। श्वसन, इस श्वसन किसे कहते हैं? एक तो सीधी सी परिभाषा श्वसन की, O2 व CO2 का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। एक ये परिभाषा है। O2 व CO2 का आदान प्रदान करना यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको श्वसन कहा जाता है। एक ये परिभाषा है। जैसे कि तो O2 व CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। मतलब ये होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको श्वसन कहा जाता है। ये परिभाषा लोकल परिभाषा होती है, बोर्ड में ये परिभाषा चलती नहीं, मानते नहीं। साधारण में बता देते हैं O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। लेकिन बोर्ड में ये बात नहीं। बोर्ड में क्या परिभाषा नहीं है? अपन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन का उपयोग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये परिभाषा लिखनी चाहिए बोर्ड में। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, यही पर एक छोटा सा प्रश्न आता है आपका संस्कृत परिभाषा। यही पर एक छोटा प्रश्न आता है कि एटीपी का पूरा नाम बताइए। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम बताइए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों लिखा मैंने एटीपी का पूरा नाम?
क्योंकि एटीपी का पूरा नाम इसलिए रहेगा कि मानव शरीर में ऊर्जा जो होती है शरीर के अंदर वो एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। तो दो प्रश्न यहाँ पर, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और मानव शरीर में ऊर्जा वो किस रूप में संग्रहित रहती है, तो एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। इसलिए एटीपी का पूरा नाम लिखा हुआ है कि मानव शरीर में ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में ही संग्रहित रहती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद में आ गया था कि मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है ऊपरी श्वसन, ऊपरी श्वसन, फिर एक होता है निचला श्वसन, निचला श्वसन, और एक होगा आपका श्वसन मांसपेशी। तो 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन और श्वसन मांसपेशी। पूरे के पूरा जो श्वसन तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो था ऊपरी, इतने तो सीधा बताता श्वसन तंत्र, छोटी क्लास में आता था कि श्वसन तंत्र क्या होता है, सीधा चित्र बताते हैं, सीधा उल्टा दिया। यहाँ पे सीधा लगे कि मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, एक होता है निचला श्वसन तंत्र, एक होता है श्वसन मांसपेशियां। और इसी क्रम में वर्णन करेंगे इसका, किसका सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र का वर्णन करेंगे हम। ऊपरी श्वसन तंत्र, पहले तो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब बात आएगी ऊपरी श्वसन तंत्र की। ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र क्या होता है, तो ऊपरी श्वसन तंत्र का मतलब है कि ऊपरी श्वसन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा। ऊपरी श्वसन तंत्र के भी और भाग होते हैं, पहले तो मानव श्वसन तंत्र के भाग 3, अब तीनों का अलग अलग करेंगे, उसके और भाग आएंगे। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 तो होता है नासिका, नासिका या नाक बोलते हैं, नाक बोलते इसको, नासा द्वार बोलते हैं, इसी को नासा द्वार किसी बोलते हैं। तो नासिका, नाक या नासा द्वार पहला भाग। दूसरा होता है मुख, मुख। और तीसरा जो भाग होगा वो होगा आपका ग्रसनी। और चौथा जो भाग होगा आपका वो होगा आपका कौन सा, सवरियंत्र। ये भाग किसके होते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। नासिका, मुख, ग्रसनी और सवरियंत्र 4 भागों में बांटा गया है मानव श्वसन, ऊपरी श्वसन। मानव के ऊपरी श्वसन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है, नासिका, नाक या नासाद्वार, मुख, ग्रसनी और सवरियंत्र। ये 4 भाग होते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे हम नासिका की। इसकी बात करेंगे, नासिका की बात करेंगे। सबसे पहले तो नासिका की बात करेंगे। नासिका नासाद्वार, ये जो श्वसन तंत्र होता है, ये श्वसन का पहला भाग इसी होता है, इसी को बोलते हैं नासिका, नासिका या नाक। और फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये ग्रसनी आ जाएगी, ये ग्रसनी होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, इसको बोलते हैं सवरियंत्र। सवरियंत्र और आगे जा करके ये बदल जाती है, इसमें फेफड़े बदल जाएंगे, ये होती है आपके फेफड़े, ये फेफड़े होंगे। और फेफड़ों में फिर श्वसनिकाएं पाई जाती है। फेफड़े, ये जो श्वास नली होती है, पर ये बुक और ये श्वास नली, श्वास नली, और ये श्वास नली आगे जाकर के कई श्वसनिकाएं में बढ़ जाती है। यहाँ पे कई श्वसनिकाएं में बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं, इसको श्वसनिकाएं बोलते हैं। इसी तरह इसमें होती है श्वसनिकाएं, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है आपका ये मध्यपट बोलते हैं,
मध्य पट या डायाफ्राम बोला जाता है इसको। ये आपका जो लक्षण होता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं मध्य पट या डायाफ्राम। तो इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र की रचना होती है। तो ये जो सबसे पहला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं नासाद्वार या नाक या नासिका बोल देते हैं। तो नासिका क्या होती है? श्वसन तंत्र के प्रथम भाग को नासिका कहा जाता है। श्वसन तंत्र का जो पहला भाग होता है उसको नासिका कहा जाता है। श्वसन तंत्र के प्रथम भाग को नासिका या नासाद्वार कहा जाता है। नाक वो दो भागों में बटा हुआ होता है। मानव का जो नाक होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। मानव नाक के बीच में एक पट पाया जाता है। नाक के बीच में क्या होगा? एक पट पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? नासापट कहा जाता है। यानी नाक के दो भाग होते हैं, दो छिद्र होते हैं नाक के। तो मानव नाक को दो भागों में बांटा गया है। यह नाक दो भागों में बटा होता है और दोनों भागों के बीच में दीवार पाई जाती है। यह एक पट पाया जाता है जिसको नासापट कहा जाता है। नाक के आंतरिक भाग में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। नाक का जो आंतरिक भाग होता है उसमें श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिससे एक रस निकलता है, जिसको श्लेष्मा रस कहा जाता है। फिर नाक के आंतरिक भाग में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। इस श्लेष्मा झिल्ली से एक रस निकलता है जिसको श्लेष्मा रस कहा जाता है। श्लेष्मा रस का मुख्य काम क्या होता है? नाक के आंतरिक भाग को नम व चिकना बनाए रखना। नाक का जो आंतरिक भाग होता है उसको नम और चिकना बनाए रखती है श्लेष्मा झिल्ली। नाक में रोम पाए जाते हैं। नाक के आंतरिक भाग में बाल पाए जाते हैं या रोम पाए जाते हैं। और इन रोमों का मुख्य कार्य क्या होता है? इन रोमों को भी जो श्लेष्मा रस होता है वो नम और चिकना बनाए रखता है। रोमों का मुख्य काम क्या होता है? नाक के द्वारा जो वायु ग्रहण करते हैं अपन, नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या जो वायु ग्रहण करते हैं, उस वायु में जो धूल के कण और कीटाणु होते हैं वो इन रोमों में फंस जाते हैं। क्योंकि रोम चिकने होते हैं तो धूल के कण और कीटाणु रोमों में फंस जाते हैं और वायु वो फिल्टर होके आगे चली जाती है। श्वास तंत्र तक धूल के कण और कीटाणु ले जाते हैं, उनको बीच में रोम रोक लेते हैं। ये इनका मुख्य काम होता है। तो ना श्वसन तंत्र का जो पहला भाग होता है उस पहले भाग को नासिका या नासाद्वार कहा जाता है। नाक के दो भाग होते हैं, दोनों भागों के बीच में पट पाया जाता है, एक दीवार पाई जाती है, एक पर्दा पाया जाता है जिसको नासापट के नाम से जाना जाता है। नाक की आंतरिक भित्ति पर अनेक श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती हैं। उन श्लेष्मा झिल्लियों से एक रस रक्त होता है जिसको श्लेष्मा रस कहते हैं। उस श्लेष्मा रस का मुख्य कार्य होता है नाक के आंतरिक भाग को नम बनाए रखना। नाक के आंतरिक भाग में रोम पाए जाते हैं, उन रोमों को भी यही रस श्लेष्मा रस है वो नम बनाए रखता है। और रोमों का मुख्य कार्य होता है वायु के साथ नाक के द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है उस वायु में जो धूल के कण और कीटाणु होते हैं उनको ये रोमों में फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते और शुद्ध जो वायु होती है वो फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इस तरह का श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है इसको अपन नासिका बोलते हैं। दो तीन बातें जो श्लेष्मा रस निकलता है तो नाक को बंद रखता है, एक रोम का देते हैं तो कीटाणु और धूल के कणों को फेफड़ों तक पहुंचने नहीं देता है। ये मुख्य दो काम होते हैं। अगला जो काम तो अब होता वो होगा मुख। मुख का वो आहार नाल का तो पहला भाग होता है। मुख की आहार नाल का तो होता है पहला भाग और श्वसन तंत्र का होता है दूसरा भाग। श्वसन तंत्र का जो मेन भाग होता है पहला भाग तो नासिका होता है। मुख है, मुख श्वसन में द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। पहला भाग तो नाक होता है क्योंकि नाक के द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। लेकिन दूसरा जो अंग होता है, द्वितीय जो अंग होता है वो मुख होता है। तो मुख है वो श्वसन तंत्र का दूसरे अंग या द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में श्वसन तंत्र में श्वास लेने में मुख्य भूमिका मुख की नहीं होती है, मुख्य भूमिका किसकी होती है?
नासिका की होती है। तो मुख तो श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग होता है, परंतु श्वास नली में मुख्य भूमिका किसकी होती है? नासिका की होती है। परंतु कभी कभी क्या होती है, आवश्यकता पड़ने पर मुख के द्वारा भी श्वसन क्रिया की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर मुख के द्वारा भी श्वसन क्रिया की जाती है। करते तो मुख्य रूप से नाक के द्वारा श्वसन क्रिया, लेकिन कभी जो आवश्यकता पड़ जाती है मुख से श्वसन, नाक से श्वसन क्रिया हो नहीं पाती, तो मुख के द्वारा भी श्वसन क्रिया की जाती है। लेकिन समस्या क्या होती है, मुख से ली गई वायु नासिका से ली गई वायु की भांति शुद्ध नहीं होती है। तो मुख है वो श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग होता है। श्वास लेने का मुख्य कार्य नाक के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मुख के द्वारा भी श्वसन क्रिया की जाती है। लेकिन मुख के द्वारा ली गई वायु नाक के द्वारा ली गई वायु की भांति शुद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती शुद्ध? क्योंकि नाक के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, तो अगर धूल के कणों कीटाणु वायु होते हैं तो नाक में तो रोम पाए जाते हैं, और वो रोम इन धूल के कणों को और कीटाणु को रोक लेते हैं। लेकिन मुख में कोई रोम नहीं पाए, तो जो वायु सीधी आएगी, चाहे कीटाणु या धूल के कण हो, सीधी सीधी मुख के द्वारा ग्रहण करेंगे और वो की वो वायु पेट तक चली जाएगी। तो मुख के द्वारा ग्रहण की गई वायु है वो शुद्ध नहीं होती है, इसलिए मुख के द्वारा ज्यादा श्वसन क्रिया की नहीं जाती। जब कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो ही मुख के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, अन्यथा मुख के द्वारा श्वसन क्रिया नहीं करते। तीसरा जो अंग होता है वो होती है ग्रसनी। तीसरा जो अंग होता है वो होती है ग्रसनी। ये यहाँ वाली लाल भी थी ग्रसनी, लाल में ग्रसनी का कोई रोल नहीं था, भोजन का वाचन हुआ था, तो तीनों भोजन था वो ग्रसनी से होता और ग्रास नाली होता था, और ग्रास नाल के द्वारा पायलोरी भाग्य तो कार्डियो भाग्य द्वारा सीधा आमाशय में पहुंच जाता। यहाँ पर श्वसन तंत्र की बात हो रही है, तो ग्रसनी क्या काम करती है, नसा द्वार आगे जाकर एक पेशीय चिकनी लंबी पतली नलिका में, ये नसा द्वार आगे चल करके एक लंबी पतली पेशी से बनी हुई नलिका में घुसती है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसे ग्रसनी कहा जाता है। इसको ग्रसनी बोलते हैं। नासा द्वार वो आगे चल करके, ये नसा द्वार और नासा द्वार आगे चल करके एक लंबी पतली चिकनी पेशी से बनी हुई संरचना में घुसती है, जिसको बोलते हैं क्या, ग्रसनी बोलते हैं। ये ग्रसनी वो आगे जाकर के तीन भागों में बढ़ जाती है, एक नासा ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी और एक कंठ ग्रसनी। एक तो चली जाएगी किधर, नासा ग्रसनी की तरफ, एक को बोलते हैं मुख ग्रसनी और एक को बोलते हैं कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी वो नासिका भाग के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। नासा जो ग्रसनी होती है वो कहाँ पाई जाती है, नासिका भाग के पृष्ठ भाग में पाई जाती है, और पहला भाग होता है वायु नासिका से गुजरने के बाद नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में चली जाती है, और मुख के द्वारा दी गई सीधी वायु है मुख ग्रसनी प्रवेश करती है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस आगे आएगा। काम एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन बोलते हैं कि क्या काम होता है एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन का। एपिग्लोटिस यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि आगे जाकर बात करें ग्रसनी तीन भागों में होती है, तो तीन भागों से यहाँ पर आएगी, एक भाग से यहाँ पर दो द्वार होंगे, एक भाग से तो वायु आएगी तो फिर मिल जाएगी, दूसरे भाग से भोजन आएगा जो आवास में जाएगा। तो यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर ग्रसनी के द्वारा एक ही जगह से भोजन आएगा, तो यहाँ पर दो भाग होंगे, एक श्वास नली होगी या आपकी श्वास नाल होगी, और एक भोजनाल जब आधार में होगा तो उसमें आता श्वास नाल होगा, एक भोजनाल होगी, दो ही। तो भोजन है वो तो भोजनाल में चला जाता है, और वायु है वो श्वास नाल में चली जाती है। लेकिन तो भोजन अपन करते हैं तो भोजन करते समय दो विक्रियाएं साथ साथ चलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो गाठी ढक्कन एपिग्लोटिस बोलते हैं, तो इस एपिग्लोटिस गाठी ढक्कन का मुख्य काम होता है कि ये भोजन को तो भोजन नाल में पहुंच देता है और वायु को श्वास नाल में देता है। कभी भी वायु को भोजन नाल में नहीं जाने देता और भोजन को श्वास नाल में नहीं पहुंचने देता। अगर कभी बाई चांस जल्दी जल्दी में भोजन लेते हैं या भोजन करते समय बातचीत करते रहते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो भोजन के कुछ कण हैं वो श्वास नाल में आ जाते हैं और श्वास नाल में आकर के फंस जाते हैं, जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है
और फिर उस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, ऊपर मुंह करके ऊपर से पानी डालेंगे। पानी के प्रेशर से श्वास नाल भी जो भोजन करने फंस गए वो उससे क्या करेंगे, नीचे आ जाते और फिर भोजन करना शुरू